Good afternoon, students. In previous class, we discussed equilibrium of economy. We also discussed how equilibrium is achieved with the help of aggregate demand and aggregate supply. We saw different situations of aggregate demand and aggregate supply. We observed that when aggregate demand was more than aggregate supply, then what happens? And when aggregate supply is more than aggregate demand, then what happens? We discussed the method to correct or to adjust the excess demand or excess supply situation. Now today we are going to discuss equilibrium level of employment. Actually, there are three different conditions of or three different situations of equilibrium level of employment. So that we are going to discuss today. So according to Keynesian theory, equilibrium level of income, output and employment can be determined at the full employment level, under employment level and over full employment level. नो जो इक्विलिब्रियम होता है वो तीन कंडीशन में आपको हो सकता है इकोनॉमी में. एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, दूसरा होता है आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट और तीसरा होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो ये तीनों का क्या मतलब होता है और किस तरह से इसमें जो है आपको इक्विलिब्रियम होता है, इसको हम लोग वन बाय वन गोइंग टू डिस्कस. तो पहले हम लोग देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो कि हम लोग देख चुके हैं. इससे पहले जो इक्विलिब्रियम हम लोग देखे थे, दैट वाज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सो व्हेन इक्विलिब्रियम इज टेकिंग प्लेस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड से ही हम लोग को पता चलता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरा एम्प्लॉयमेंट हो गया है, कोई भी बेरोजगार नहीं है. लेबर के सेंस में आप ये कह सकते हैं कि जो भी वर्कर्स है, जो वर्क करना चाहता है, वो सभी को जो है वर्क मिल गया. वो सभी जो है इकोनॉमी का आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में वो सभी लेबर्स का यूज किया जा रहा है. अब एक्स्ट्रा लेबर कोई बाकी नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है. यहाँ पे जो रिसोर्सेस है इकोनॉमी में, जो रिसोर्सेस है वो सभी का जो है यूज हो रहा है प्रोडक्शन पर्पस के लिए. अब इससे ज़्यादा जो है रिसोर्सेस नहीं है प्रोडक्शन के लिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. यहाँ पे जो भी है वो सब जो है आपको एम्प्लॉयड है, प्रोडक्शन प्रोसेस में सबका यूज किया जा रहा है. जो कैपेसिटी है इकोनॉमी का, वो उस कैपेसिटी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है. जो कुछ भी है कैपेसिटी, जो कुछ भी रिसोर्सेस है, सबका यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट. तो जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएगा इस लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो उसको बोलेंगे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ना ये जो है आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. यू कैन सी दैट हेयर एट पॉइंट ई एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. इस ई पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है. कैसे पता चला दोनों इक्वल है? क्योंकि यहाँ पे दोनों कर्व जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करता है, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे दोनों जो है आपको इक्वल है. तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. और जब इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में है, फुल एम्प्लॉयमेंट में है, तो आउटपुट कितना आ रहा है? OM. आपको मालूम है कि इनकम
आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है आपको लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जो लिखा हुआ है, इससे आप जो है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। आप यहाँ सपोज कर लीजिए इनकम, तो जो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे इनकम कितना है, OM, ये यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका इनकम, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट is over full employment equilibrium. It refers to a situation when the aggregate demand is equal to the aggregate supply beyond the full employment level. अब देखिए, जब आपका इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है आपको सबका जो है यूज किया जा रहा है, लेकिन जब इसके बाद एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब इकोनॉमी में कैपेसिटी है नहीं, ठीक है, आपको जितना भी लेबर्स था, जो भी रिसोर्सेज था, सबका यूज हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा डिमांड जो है बढ़ गया, उससे ज़्यादा सप्लाई का बढ़ जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। हालांकि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आपको मालूम है कि डिमांड तो मान लीजिए बढ़ सकता है, लेकिन सप्लाई जो है कैसे बढ़ेगा, सप्लाई जो है बढ़ना मुश्किल, क्योंकि कैपेसिटी तो है नहीं इकोनॉमी में प्रोड्यूस करने का, रिसोर्सेज है नहीं, लेबर्स है नहीं, तो उस केस में जो है आपको इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होता है, जिसको हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में, इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी, ठीक है, या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ये जो आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और पिछला साल भी इससे क्वेश्चन आया था, तो उसको हम लोग जो है देखेंगे। तो याद रखना है कि जब आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होता है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, तो उसको बोलेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, देखिए, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इट ऑकर्स प्रायर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और आपको अपोजिट ऑफ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो आपको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होता है वो इक्वल होता है आपको, लेकिन वो जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आता है, यानी कि जो रिसोर्सेज है, जो लेबर्स है, वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि इकोनॉमी के पास में कैपेसिटी है प्रोडक्शन बढ़ाने का, लेकिन उसको यूज नहीं किया जा रहा है, उसका जो है ऑप्टिमम एलोकेशन नहीं हो पा रहा है, वो जो है अनएम्प्लॉयड रह जा रहा है, रिसोर्सेज का यूज नहीं हो रहा है, लेबर्स का यूज नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयड है। तो कैपेसिटी है फुल एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और उस केस में आपको एग्रीगेट डिमांड यदि इक्वल एग्रीगेट सप्लाई का, तो उसको बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो ये देखिए, ये आपको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। यहाँ पे ये जो है आपको, ये जो आपका ई पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड AD0, ये आपको क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पे जो है जो कैपेसिटी है इकोनॉमी का, उसके अनुसार जो है आपको प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। उसके बाद देखिए, आपको यदि आप इस पॉइंट पे आएंगे, E1 के पास आएंगे, इस पॉइंट पे, तो क्या किया गया, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया गया, यानी कि डिमांड मान लो बढ़ गया। पहले एग्रीगेट डिमांड का कर्व ये था, अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, ऊपर शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पे इस लाइन पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है F1 के पास में, ये जो पॉइंट आप E1 के पास में, ये जो आपको E1 दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे चूंकि एग्रीगेट डिमांड जो है आपको बढ़ गया, पहले एग्रीगेट डिमांड AD0 था और बढ़ने के बाद AD1 हो गया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को यहाँ पे E1 के पास में। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी यहाँ पे जो है आपको इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि जितना कैपेसिटी है इकोनॉमी में उतना प्रोडक्शन हो रहा है,
अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि डिमांड बढ़ गया तो क्या हुआ, ये हो गया ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, लेकिन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इकोनॉमी के पास में वो नहीं है, वो कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस डिमांड। तो ये जो ज़्यादा हो गया, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं गैप जो हो गया, इस गैप को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एक्सेस डिमांड बोलते हैं, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो गया, इस पॉइंट को एक्सेस डिमांड बोलते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्सेस डिमांड केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशनरी गैप भी इसको हम लोग बोलते हैं, एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, ये आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट है आपको ये हो गया ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पे जो है आपको सप्लाई यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड जो है आपको बढ़ गया। नाउ नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखते हैं। जो आपको लास्ट कंडीशन था वो क्या था, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नाउ दिस इज द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट, मीन्स अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पर कैपेसिटी को यूज नहीं किया जा रहा है। इकोनॉमी के पास में जो है प्रोडक्शन का कैपेसिटी है, लेकिन उसको यूज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको है, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, यानी कि यहाँ पे जितना एग्रीगेट डिमांड है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई है, और यहाँ पे रिसोर्स का जो है फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिसोर्स का बर्बादी नहीं हो रहा है, उसको यूज किया जा रहा है। और मान लीजिए डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, पहले जो है एग्रीगेट डिमांड ये था और एग्रीगेट डिमांड जो है कम हो गया, तो डिमांड कम होने से कर्व जो है आपको नीचे चला गया, यहाँ पे आ गया। तो डिमांड जैसे ही आपको नीचे चला गया तो ये जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E2 के पास में, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पोजीशन पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि इकोनॉमी के पास में आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का, सप्लाई बढ़ाने का कैपेसिटी है, लेकिन चूंकि डिमांड कम हो गया है इसलिए आपको सप्लाई भी कम हो गया है। और यदि सप्लाई भी यहाँ पे कम हो गया है तो इससे क्या हो गया, ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इसको हम लोग बोलेंगे। तो आप देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आपको E2 के पास में आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि पहले आपको ये था इक्विलिब्रियम का, और डिमांड चूँकि कम हो गया, घट गया, तो डिमांड कर्व जो है नीचे की तरफ चला गया है। तो नीचे की तरफ चला गया है तो आप ये जो आपको गैप हो गया दोनों के बीच में, एग्रीगेट डिमांड 1 और एग्रीगेट डिमांड 0, ये दोनों के बीच में जो गैप जो आ गया, इस गैप को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डेफिशिएंट डिमांड, इसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। चूँकि जब डिमांड आपको कम हो जाता है तो डिफ्लेशन होता है, यानी कि महंगाई का जस्ट उल्टा हो जाता है, सब कुछ सस्ता हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप भी। तो हम लोग डिफ्लेशनरी गैप को हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए इस डायग्राम को आपको दिमाग में याद रखना है, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार एग्ज़ाम में क्या हुआ था, इकोनॉमिक्स का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है इस साल, उसमें यही एक डायग्राम दे दिया था, और डायग्राम में जो है आपको डायग्राम में पूछ रहा था कि ये जो एरिया है, ये जो आपको EF जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ दिया किसके बारे में जो है डिटेल्स में आप इसको बताइए। तो आपको इस चीज़ को दिमाग में आपको सेट कर लेना है। क्या सेट करना है, यदि एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, यदि एग्रीगेट डिमांड जो है ये आपको एक्चुअल है, ये आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, और ये नीचे की तरफ जब चला जाएगा, यानी कि सिंपल समझिए, यदि एग्रीगेट डिमांड नीचे तरफ जाएगा तो डिमांड कम हो रहा है, तो ये हो गया डेफिशिएंट डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप होगा, यानी कि D से डेफिशिएंट एंड D से डिफ्लेशनरी, ये DD को याद रखेंगे आप, DD, ये DD कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि डेफिशिएंट डिमांड केस में क्या होगा, आपको डिफ्लेशनरी गैप होगा, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि जो महंगाई जो
ये जो आपको सस्ता जो हो जाता है तो उसका जो गैप है, यानी कि डिमांड का जो गैप होता है उससे क्रिएट होता है। चूँकि डिमांड कम हो जाता है तो रिक्वायर्ड और एक्चुअल डिमांड के बीच में जो डिफरेंस हो जाता है ना, वही आपको सामान को सस्ता कर देता है। तो इसलिए उसको डिफ्लेशनरी गैप लोग बोलते हैं। तो ये डी को याद रखना है आपको, ये जो है ट्रिक्स को याद रखना है कि डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप होगा और एक्सेस डिमांड में आपको इन्फ्लेशनरी गैप होगा। तो इस डायग्राम को आपको याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. So this is all about today's class. We will discuss more on this in the next class, or we may discuss the multiplier, because multiplier is left in this topic and the rest of the things have been discussed to you. So we may learn multiplier in the next class. Thank you.